बहुत दिनों से हम अच्छे मकान की तलाश में थे। मेरे ससुर जी फ्लैट में रहने के पक्षधर नहीं थे। उनके निर्णय में हम यानी राजेश और मैं यानी सीमा दोनों शामिल थे। राजेश जब छोटे थे तभी माता विहीन हो गए थे। परिवार के एक खास सदस्य और भी हैं जिनसे आप सबको मिलवाती हूँ। वो है मेरे परिवार की जान, शैतान नन्हा मुन्ना, मेरा बेटा जो अभी 4 बरस के पूरे हुए हैं। ब्रोकर ने शाम को एक घर दिखाने को कहा था। पापा और राजेश के देखने जाने का प्रोग्राम बना। बारिश के दिन थे, बच्चे को लेकर बाहर निकलना सुरक्षित नहीं था। जैसे ही दोनों घर देख के आए, खुश होकर दोनों साथ बोले, भाई घर तो बहुत शानदार है। सीमा, एक बार तुम भी देख लो तो बस फाइनल कर ले। पापा आप दोनों को पसंद है तो मुझे भी पसंद आएगा ही। नहीं बेटा, कल सुबह राजेश फैक्ट्री के लिए निकलेगा, हम मकान देखने निकलेंगे। घर काफी अच्छा था, 4 बेडरूम, हॉल, बड़ा सा किचन, स्टोर, पीछे के साइड एक रूम अटैच टॉयलेट भी था, शायद सर्वेंट क्वार्टर हो। खुला खुला घर बहुत पसंद आया। जल्दी ही सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, गृह प्रवेश हुआ, सभी रिश्तेदारों को न्योता दिया गया, सभी खुश होकर गए। अब सबसे बड़ा काम घर को सेट करना था। मूवर्स पेकर सामान जगह पर रखकर अनपैकिंग करके चले गए। पड़ोसियों की सहायता से हाउस हेल्पर भी मिल गई। अब मुझे बच्चों के लिए एक नैनी की जरूरत थी। एक दिन डोरबेल बजी, दरवाजा खोला तो देखा एक सबरात उम्र की दराज महिला थी। पूछने पर बोली, बच्चों की देखभाल के लिए आई हूँ। मेरे पूछने पर कि कितने वर्ष का अनुभव है, वो गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में बोली, जी मैं अपने पोते को संभालती थी, प्लीज मुझे बहुत जरूरत है इस जॉब की। वो मुझे कातर निगाहों से देखती हुई बोली, आप जो भी सैलरी देंगी मुझे दिक्कत नहीं, बाद 2 वक्त का खाना और छत दे दीजिए। कहते कहते उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए और उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। शकल सूरत से वो काफी अच्छे परिवार की लग रही थी, शायद मजबूरी की मारी है। मैंने उन्हें गार्डन में रखी चेयर पर बैठने के लिए कहा और राजेश और पापा से बात की। दोनों ने कहा, उनका आधार कार्ड और फोटो मांग लो और सर्वेंट क्वार्टर दे दो, कल पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेंगे। जैसे ही मैंने उनसे जरूरी कागज मांगे, उन्होंने खुशी खुशी सब दे दिए। मैंने उनको उनका कमरा बता दिया। वो बहुत खुश दिख रही थी। मुझे आज्ञा लेकर अपना सामान लेने चली गई। सुबह से ही उन्होंने बच्चों की सारी जिम्मेवारी संभाल ली। बच्चों के साथ खेलते समय उनके चेहरे पर बहुत ममतामयी मुस्कान होती। बड़े प्यार से बच्चों को खिलाती पिलाती और देखभाल करती। मैं निश्चित सा महसूस करने लगी। पापा और राजेश दोनों साथ ही फैक्ट्री निकल जाते। दोपहर को लंच ड्राइवर घर से लेके जाता। पापा और राजेश ने मुझसे नैनी के बारे में पूछा। मैंने आश्वस्त कर दिया। पुलिस स्टेशन में भी हो आई थी और आंटी के सारे पेपर्स जमा कराई थी। व्यवस्थित रूप से जिंदगी चलने लगी। आंटी शाम 7:30 बजे अपने कमरे में चली जाती। मैंने भी नहीं रोका उन्हें। संडे की छुट्टी का बोला था उन्होंने कि मैं अनाथ आश्रम बच्चों से मिलने जाती हूँ। 1-2 बार पापा और राजेश ने उनके बारे में पूछताछ भी की। जितना मुझे पता था मैंने बता दिया। एक दिन आंटी से मैंने उनकी फैमिली के बारे में पूछ ही लिया। पता नहीं क्या था ऐसा, उस दिन उन्होंने अपना सारा दिल खोल के मेरे सामने रख दिया। मुझसे बोली, सीमा मैं बहुत बुरी औरत हूँ। कॉलेज के दिनों में मैंने एक लड़के से प्यार करने का नाटक किया, क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड उस लड़के को मन ही मन चाहती थी। मैं अमीर पिता की बिगड़ी हुई बेटी थी। मेरे लिए जो भी चीज मुझे पसंद आए वो मेरी ही होनी चाहिए, ये मेरी जीत थी। जैसे ही मेरी सहेली ने अपने छुपे प्यार के बारे में बताया, मैं जलन की आग में सुलग गई। ये मेरा प्यार बनेगा तेरा कैसे? बस उस दिन मैं उस लड़के के आसपास मंडराने लगी। सारी कोशिश कर डाली उसे अपना बनाने के लिए। मेरी जीत या खुशी पूरी करने के लिए डैडी ने मेरी उस लड़के से शादी भी कर दी। उस दिन तो मैं अपनी जीत पर इतराती रही, डूबती रही अपनी कल्पनाओं के सागर में। फिर कुछ ही दिनों में मैं उबने लगी। मुझे जंजाल सा महसूस होने लगा। एक दिन उबकाई आने लगी। सब खुशी से झूम उठे, पर मैं तो जैसे आसमान के नीचे आ गिरी। बच्चा ये कहाँ से आ गया? मैं नहीं चाहती कोई बच्चा,
पति ने, सास ने बहुत समझाया, पर मैं मां बनने के लिए तैयार ही नहीं। मैं बंधन में रहना नहीं चाहती थी। जब सास और पति मेरे सामने हाथ जोड़कर उस अजन्मे बच्चे के जीवन की भीख मांगने लगे तो मैंने कुटिल चाल चली। मैंने कहा, मैं संतान को जन्म दूंगी, तुम मुझे तलाक दोगे? बोलो मंजूर है? होना क्या था, मैंने संतान दी, पति ने तलाक दिया। अब मैं फिर से आजाद थी, पर अब सब मुझे हिकारत के नजर से देखने लगे। सब मुझसे दूर हो गए। मेरी राहों के कांटे भी तो मेरे बिछाए थे। शिकायत भी किससे करती? डैडी की मौत के बाद अंकल ने धोखे से सारी जायदाद अपने नाम कर ली और विदेश चला गया। मेरी और आंटी की बात चल ही रही थी कि अचानक डोरबेल बजी। बौखलाई में आंटी ने दरवाजा खोल दिया। सामने पापा और राजेश थे। तुरंत वो बच्चे के कमरे में चली गई। दूसरे दिन काफी देर तक आंटी आई नहीं तो मैं ही उनके कमरे में चली गई। देखा तो वो बेसुध पड़ी थी। मैं जोर से चिल्लाई। पापा और राजेश बच्चों को लेकर भागते हुए आए। मैंने उन्हें पानी पिलाने की कोशिश की, पर उन्होंने पापा को देखकर हाथ जोड़े। राजेश और बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। मैंने राजेश से कहा, एम्बुलेंस बुलाएं, हॉस्पिटल ले चलते हैं। आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोली, कैंसर ने मुझे पूरी तरह से खत्म कर चुका है। मैं सिर्फ अपने गुनाह का प्रायश्चित करने के लिए जिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ करना। मैंने आपका और अपने बच्चे का अपमान किया है, उन संबंधों का अपमान किया है जो एक औरत के जीवन में सबसे पहले होते हैं। मैं न एक अच्छी बीवी बन सकी, न एक माँ। मैं माफी मांगने के भी लायक नहीं। पापा की तरफ देखती रोती जा रही थी आंटी। मैं पास के वृद्धाश्रम में रहती थी। एक दिन आपको देखा तो साथ रहने का पछतावा करने का एक मौका मांगा ईश्वर से, जो मिल भी गया। कहते कहते कि हिचकी आई और पापा और राजेश की तरफ देखते हुए उनकी आंखें खुली रह गई। पूरा परिवार हतप्रभ सा रह गया। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। राजेश उठे, बोले, अंतिम संस्कार की तैयारी करता हूँ। थोड़े समय बाद माँ को अर्थी पर लिटा दिया गया। अड़ोसी पड़ोसी बात करने लगे। पता नहीं बेचारी विधवा थी कि सधवा। अंतिम यात्रा शुरू होने वाली थी। राजेश पापा को ढूंढने लगे। तभी देखा पापा आ रहे हैं। आकर माँ की अर्थी के पास बैठे, सिंदूरदानी से ढेर सारा सिंदूर निकाल कर माँ की पूरी मांग भर दी और बोले, ये मेरी बीबी और राजेश की माँ, और ये इस घर से सधवा ही जाएगी। कहते कहते रो पड़े पापा। राजेश की भी आंखें बरस पड़ी। राजेश और मैंने चरण स्पर्श किए। बच्चों से भी उनकी दादी का आशीर्वाद दिलवाया। सम्मान के साथ इस घर की मालकिन विदा हो गई।